हाय एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोग का होस्ट सुनील गुप्ता आप लोग का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रीवियस लेक्चर की वीडियो में लेक्चर नंबर 4 में जो आप लोग को ऑलरेडी मैं पढ़ा के दिया हूँ, एक बार वापस आप लोग को रिवाइज करवा के देता हूँ। आप लोग को स्मग्राइज मनोज आपको किया और जो आप लोग को उसके पहले स्थापना क्रिया बता के दिया था लेक्चर 4 में। लेक्चर 5 में आप लोग को पढ़ा के दिया था मैंने स्मग्राइज मनोज अब क्रिया क्या चीज़ होता है, एंडोथर्मिक एक्टोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एक्चुअल के बारे में एक्सप्लेन करके दिया था। बर्फ का पिघलना कौन सा चीज़ रहेगी, उष्माग्राही उष्मानुची एक्चुअल के बारे में बता के दिया था। और उष्माग्राही उष्मानुची प्रक्रिया का जो आपका पेट का दिया गया एक्चुअली थोड़ा सा मैं वो भी आप लोग को बता के दिया था। दोनों 100 ml पानी में लेने के साथ क्या क्या आप जो ऑब्जर्वेशन किए रहोगे, जो प्रैक्टिकल किए रहोगे, जिसको भी मैं आप लोग को बता के दिया था। अभी देखिए ऑन टू टाइम पे अभी लॉकडाउन है, क्योंकि जब आप लोग का स्कूल खुलेगा तब वो चीज़ आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो। ओके, उष्माग्राही उष्मानुची अपक्रिया जो ये चीज़ रिएक्शन दिया गया आपको, ये चीज़ आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये पेपर मारने के चांसेस है। ओके, तो कंटिन्यू जो लेक्चर नंबर 6 है आज के लेक्चर की वीडियो में जो आप देखोगे, रासायनिक अपक्रिया के दर पर परिणाम करने वाले घटक क्या है। रासायनिक अपक्रिया दर पर परिणाम करने वाले क्या घटक होते हैं कि उसके बारे में स्टडी करोगे। पहला आपका क्या है, इसको इंग्लिश में आप क्या कहते हो, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या फैक्टर अफेक्टिंग है, जिसके बारे में देखोगे। अब कार्य का स्वरूप मीन्स नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ओके, अब क्या मतलब आपको पता रहेगा, लेफ्ट साइड का आपका क्या होता है, राइट साइड का वो चीज़ आपका उत्पाद होता है एक्चुअल की तरह। ठीक है, पर आपका दिया एल्यूमिनियम एल और जस्ता जेडियन, इन धातुओं को तनु हाइड्रोक्लोरिक के साथ अपक्रिया देखेंगे। क्या करोगे आप, एल और जेडियन को तनु हाइड्रोक्लोरिक मतलब HCl के साथ में, तनु मतलब होता है डायलूट, HCl के साथ एक चीज़ आप अपक्रिया करके देखोगे क्या फॉर्म होता है। ओके, एल जेडियन दोनों धातु पर तनु हाइड्रोक्लोरिक डालने पर H2 गैस मुक्त होती है इन धातु पर। जैसे एग्जाम्पल आप लोगों को मैं बता के दूँ, Al प्लस HCl। ठीक है, तो एक चीज़ आपका बैलेंस करना पड़ेगा। 2Al ले लो, ले लो, तो 2AlCl हो जाएगा और आपका H2 गैस मुक्त हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें क्या दिया है, Al और Zn दोनों धातुओं पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर H2 गैस मुक्त होती है। मतलब देखो एल्यूमिनियम और Zn दोनों चीज़ आपका एलिमेंट मतलब तत्व है, दोनों किसी भी बार अगर आप तनु हाइड्रोक्लोरिक डालोगे मतलब उस पर डालोगे तो का HCl, तो HCl और एल्यूमिनियम आपने लिखा, तो एक तो ये चीज़ आपका बैलेंस नहीं, तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो 2HCl लिया, 2Al लिया, तो आपका जब इधर 2 ले लिया 2HCl एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म होगा H2 गैस, तभी तो आपका मतलब आपको H2 गैस मुक्त होना चाहिए ना। तो H2 गैस कैसे मुक्त होती है, क्योंकि आप जब इसको बैलेंस करोगे तभी तो मुक्त होगा, तो आपका हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। ओके, धातु के पानी में अघुलनशील लवण निर्माण होते हैं। क्या होते हैं, धातु के पानी में अघुलनशील लवण निर्माण होते हैं, परंतु जस्ते धातु की तुलना से एल्यूमिनियम धातु के अम्ल के साथ जल्दी अपक्रिया होती है। अघुलनशील लवण निर्माण होते हैं, परंतु जस्ते की धातु की तुलना में, तो जस्ता है ना जेडियन, तुलना में एल्यूमिनियम धातु की अम्ल के साथ जल्दी प्रक्रिया होती है। जो जिंक अगर दोनों कंपेयर करोगे, दोनों तुलना करोगे आप, जो जिंक है जिनमें दस्ता है, एल्यूमिनियम मतलब आप देख सकते हो जो एल्यूमिनियम के साथ में अगर उससे आप कंपेयर करोगे तो एल्यूमिनियम का जो रिएक्शन होता है, अपक्रिया होती है, बहुत जल्दी हो जाता है। रासायनिक क्रिया दर या धातु के स्वरूप पर निर्भर करता है। जो रासायनिक का जो दर होता है मतलब रेट जो दिया गया आपको दर, वो उसके क्या स्वरूप मतलब उसका आकार के ऊपर निर्भर करता है। एल्यूमिनियम Al जस्ते Zn, एल्यूमिनियम को Al कहते हैं और जस्ता को Zn कहते हैं, की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। क्या हुआ, एल्यूमिनियम Al या जस्ते Zn की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, तो बहुत जल्दी मतलब रिएक्शन कर लेता है। जब कारक जो फॉर्म होने वाला होता है, उसके जो स्वरूप होता है उसके ऊपर भी निराधी होता है, बट जो अगर कंपेयर करो, जो तुलना करो, तो एल्यूमिनियम Zn जिंक जस्ते के साथ में एल्यूमिनियम अधिक क्रियाशील होगा। जैसे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ Al की अपक्रिया का दर जस्ता Zn के साथ अपक्रिया दर की अपेक्षा अधिक है। इसलिए आप कह सकते हो कि जो एल्यूमिनियम है उसकी अपक्रिया का दर जस्ता Zn से अधिक है। अब क्या रिएक्टिव के स्वरूप क्रियाशीलता रासायनिक अपक्रियाओं की दर को प्रभावित करती है। क्या जो रिएक्टिव है स्वरूप मतलब उसका जो आकार रहेगा, खुद का जो स्वरूप मतलब स्व मतलब अपना रूप मतलब उसका आकार, खुद का आकार जो रहेगा, क्रियाशीलता रासायनिक अपक्रियाओं की दर को प्रभावित करती है। धातु की अपक्रियाशीलता, इस विषय पर हम धातु विज्ञान इस पाठ से अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या हम लोग एक्चुअल्स के बारे में अभी स्टडी करने वाले हैं, तो धातु विज्ञान क्या है, एक्चुअल्स के ऊपर क्या दी, कौन सी चीज़ क्रियाशील होती है, कौन सी चीज़ क्रियाशील नहीं होती है, एक्चुअल्स के विषय में हम लोग कंटिन्यू अध्ययन करेंगे। फाइन, कंटिन्यू। अब क्या देखोगे, उपकरण दिया गया है। क्या दिया आपको, उपकरण जो आपको प्रैक्टिकल करते हैं एक्चुअल्स में जो दिया रहता है वो चीज़ आपका उपकरण होता है। उपकरण आपको क्या दिया है, 2 प्रश्नली, तराजू और मात्र। क्या 2 प्रश्नली लोगे, तराजू लोगे, मापर मात्र लोगे इत्यादि। रासायनिक पदार्थ में आप शाहाबादी फर्श के टुकड़े, शाहाबादी फर्श का चूर्ण, तनु HCl।
डाल्यूट। ध्यान रखा तनु HCl मतलब होता है एकदम सिंपल फॉर्म रहेगा, वो ज़्यादा वो मतलब सांद्र नहीं रहता। और कॉन्सेंट्रेट देखो दो होता है, एक आपका होता है डाल्यूट HCl, एक होता है कॉन्सेंट्रेट HCl। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट HCl ये बहुत स्ट्रांगली और हाई पावर का होता है, ये सिंपल फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, सिंपल फॉर्म में रहेगा आपका ये। बट जो डाइल्यूट है इसको क्या कहते हो हिंदी में? तनु। जो कॉन्सेंट्रेट है इसको सांद्र कहा जाता है, बहुत हाई पावर, इसमें धुआं स्मोक निकलते रहता है, बहुत स्ट्रांगली पावर रहता है। ओके, कंटिन्यू। अभी आप क्या देखोगे? कृति दो प्रणालियों में समान वजन के सावधि फर्श के टुकड़े एवं बुरादा लीजिए, दोनों में 10 ml HCl को डालिए। दो प्रणाली ले लो, दोनों में क्या करो, जो बुरादा है ना सावधि फर्श के टुकड़े उसमें डालो, दोनों में 10 ml तक HCl को डालिए और दोनों में 10 ml HCl भी डालो। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुले तीव्र गति से बनते हैं। तो एक्चुअली आपको क्या देखने को मिलता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है ना CO2, तो जो बुलबुले वो अधिक गति से बनते दिखाई देंगे। मंद गति से इसका निरीक्षण कीजिए या मंद गति से, तीव्र गति से बनते हैं या मंद गति से। आप इसको ध्यान दोगे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड जो घुस गैस के बुलबुले तीव्र गति से बन रहे हैं या मंद गति से बन रहे हैं, एक चीज़ पर आप निरीक्षण करो, ध्यान दो, व्यक्त करो। दूसरा आपका कड़ों का आकार, साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट। उपयुक्त खेती में आपके ध्यान से आया होगा कि सावधि फर्श के टुकड़े के साथ CO2 बुलबुले मंद गति से निर्माण होते हैं या चोटी के साथ बुलबुले शीघ्र गति से निर्माण होते हैं। आपने देखा रहेगा साथ जो फर्श के टुकड़े आप रेगुलर करोगे, CO2 बुलबुले जो मंद गति से निर्माण होते हैं, जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बुलबुला होता है मंद गति से मतलब धीरे धीरे गति से, बस चूट के साथ बुलबुले शीघ्र गति से निर्माण होते हैं। जो चूट रहेगा इनका जो बुरादा रहेगा उसके साथ बहुत तीव्र गति से निर्माण होता है। वो चीज़ आप प्रैक्टिस करो तो आपको उस चीज़ की रिटर्न आइडिया अच्छे से मिल जाएगी। फाइन। और फिर निरीक्षण से पता चलता है कि रासायनिक क्रिया के दर अभिकारक कणों का आकार पर निर्भर होता है। आपको मतलब जो प्रैक्टिकल की हो निरीक्षण से एक्चुअली आपको क्या मिला, ऑब्जर्वेशन जो आप चीज़ आपको देखने के बाद क्या फाइंड होता है, क्या मालूम पड़ता है, क्या चीज़ आपको गेट एन आइडिया मिलती है। रासायनिक जो क्रिया की दर होती है अभिकारक कणों का आकार पर, जो उसका अभिकारक होता है, अभिकारक जो लेफ्ट साइड का होता है वो चीज़ अभिकारक होता है, जो राइट साइड का आपका होता है उत्पाद होता है। अभिकारक जो कणों का आकार है ना, आकार पर निर्भर होता है। क्या अभिकारक जो छोटे छोटे कण होते हैं, एक चीज़ उसका आकार क्या है, स्वरूप क्या है, ढांचा क्या, शेप साइज क्या है, एक चीज़ के ऊपर। ऐसी अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक कणों का आकार जितना छोटा होगा उतनी अपक्रिया दर अधिक होगी। देखो अगर रासायनिक अपक्रिया में जो उसका छोटा रहेगा क्या उसका आकार, तो उसकी उतनी जल्दी मतलब आपकी जो उतनी जल्दी क्या हो जाएगी आपकी अपक्रिया, जितना छोटा आकार उतनी जल्दी अपक्रिया होगी, जितना बड़ा रहेगा उसकी अपक्रिया उतनी मंद गति से होगी, स्लो होगी। जितना छोटा उसका आकार रहेगा उतनी जल्दी से उसकी अपक्रिया हो जाती है। ओके, दर मतलब बहुत फास्ट हो जाएगा। कंटिन्यू। अपक्रियाओं की सांद्रता, आपको सांद्रता मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हाई पावर का। तनु व सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ CaCO3 चूड़ पर होने वाली अपक्रिया विचार करेंगे। एक्चुअली हम लोग अभी इसमें क्या देख रहे हो, तनु व सांद्र मतलब आप लोग सिंपल भी ले रहे हो जिससे डाइल्यूट भी ले रहे हो और सांद्र में कॉन्सेंट्रेट भी ले रहे हो CaCO3, चूड़ पर होने वाली अपक्रिया विचार करोगे। आप क्या करोगे उसके बारे में सोचोगे। तो अम्ल के साथ CaCO3 मिलाने पर अपक्रिया मंद गति से होती है। जैसे आपको पता रहेगा CaCO3 उसमें तनु HCl मिक्स करो तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा, आपका बैलेंस नहीं है तो क्या फॉर्म होगा, 2HCl ले लो, CaCl2 फॉर्म हो जाएगा आपका, बरोबर, H2 फॉर्म हो जाएगा और CO2 बचेगा, एक चीज़। ओके, देखो Ca बरोबर तो बैलेंस किया ना आपने, तो Cl2 प्लस H2, इसमें का एक ये ले लो, इसमें का एक ओ ले लो, H2 हो जाएगा आपका। इसके बाद CO और 2 बचेगा। फाइन। एक्चुअल सर मिलान पर आपकी मान गति होती है, CO3 धीरे धीरे अदृश्य होते जाता है, तो बाद में जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है धीरे धीरे गायब हो जाएगा। CO2 गैस भी धीरे धीरे मुक्त होती है। बाद में इसका आपका क्या देखने को मिलता है, जो CO2 गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस धीरे धीरे मुक्त होती है। पर सांद्र अम्ल के साथ CO3 क्रिया होने पर CaCO3 शीघ्र अदृश्य होता है। क्या होता है भैया, देखो आपको इसमें क्या देखने को मिलता है, जब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अगर आप रिएक्शन कर रहे हो तनु अम्ल के साथ में, तो धीरे धीरे अदृश्य होता है तनु अम्ल के साथ में। बट आप जब सांद्र कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ करोगे, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है शीघ्र में फटाक से जल्दी से अदृश्य हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है, ये प्रोड हो जाएगा। ओके, ये चीज़ इसमें दोनों में डिफरेंस है। किसमें, कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट। और बस मैं वापस एक बार बोल देता हूँ आप लोग को, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में अगर HCl तनु HCl के साथ अगर आप रिएक्शन कर रहे हो, तो जो आपका जो फॉर्म हो रहा है, जो आप लोग को मैंने आप ऑलरेडी बता के दिया है, रिएक्शन भी कैल्शियम क्लोराइड प्लस आपका वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। लेकिन वो चीज़ जो CaCO3 होता है धीरे धीरे उसमें
एक्चुअली धीरे धीरे कंटिन्यू उसमें क्या अदृश्य हो जाता है CO3, बट उसमें जो CO2 गैस भी धीरे धीरे मुक्त हो जाती है, जो मैंने आप लोग को रिएक्शन करके दिखाया वो चीज़, CO2 गैस भी धीरे धीरे मुक्त हो जाती है। परंतु शांत के साथ अगर CO3 की क्रिया होने पर शांत मतलब कॉन्सेंट्रेट HCl, तो CO3 शीघ्र मतलब बहुत फटाक से जल्दी से अदृश्य हो जाता है, गायब हो जाता है। ओके, तो अम्ल की अपेक्षा शांत के अम्ल की अभिक्रिया शीघ्र होती है। अगर आप कंपेयर करोगे तनु अम्ल की जो अपेक्षा है सांद्र अम्ल की अपेक्षा शीघ्र होती है। जो सांद्र अम्ल वाला है तो कॉन्सेंट्रेट HCl वाला है, अगर तनु HCl से आप कंपेयर करो तो उसका बहुत जल्दी हो जाता है। इससे आप क्रिया का दर या कार्यों की सांद्रता के अनुसार बदल जाता है। इसलिए आप कह सकते हो जो तनु अम्ल की अपेक्षा सांद्र अम्ल की अपेक्षा शीघ्र होती है, जो इसलिए आप क्रिया का जो दर है आप कार्यों की सांद्रता के अनुसार मतलब उसके कॉन्सेंट्रेशन उसके अनुसार वो चीज़ चेंज अप होता रहता है अथवा बदलते रहता है। ठीक है, कंटिन्यू। अभी आप क्या देखोगे, अभिक्रिया का तापमान क्या आपका अभिक्रिया का तापमान, टेम्परेचर और रिएक्शंस क्या रहेगा, टेम्परेचर रिएक्शन, जो आपका रिएक्शन है कितने चीज़ में मतलब कौन से टेम्परेचर में आपको हीट करना चाहिए, किसमें नहीं हीट करना चाहिए, क्योंकि उसके विषय में आप देखोगे अभी। ठीक है, कंटिन्यू। आपका क्या दिया है, अपघटन क्रिया का अभ्यास करते समय आपने चूने के पत्थर का अपघटन की है। अपघटन क्रिया का अभ्यास करते समय जो आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन में आप लोग को बता के दिया था, करते समय चूने के पत्थर का अपघटन कृति आप लोग किया रहेगा। जैसे मैंने आप लोग को बता के दिया रहेगा CaCO3, आप लोगों ने पेक्टर में मतलब सॉरी आप लोग को मैंने रिएक्शन बता के दिया था CO3 के साथ अगर आप जो आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन है अपघटन क्रिया, तो उसमें आपका CO फॉर्म हुआ था, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बचेगा। ठीक है, CO लिया, इसमें क्या एक O इसको दे दिया तो CO2 बचेगा आपका। ये चीज़ मैंने डीकम्पोजिशन रिएक्शन में ऑलरेडी आप लोग को मतलब अपघटन क्रिया बता के दिया था। ओके, कंटिन्यू। इस कृति पर बर्नर द्वारा उष्मा देने के पूर्व चूने का जो पानी दूधिया नहीं होता, क्योंकि आपके दर शून्य होती है। देखो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें बर्नर जो आप हीट कर रहे हो उष्मा देने के पूर्व चूने का पानी जो होता है दूधिया नहीं होता है। CO3 मतलब चूना होता है, चूने का पत्थर। CaCO3 मतलब चूने का पत्थर होता है, बट उसमें जो चूने का पानी है दूधिया नहीं होता हीट करने पर, क्योंकि उसमें अपक्रिया का जो दर होता है ना रेट, अपक्रिया का दर शून्य होता है। किसमें, अपक्रिया तापमान में। क्योंकि जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हो, कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट करोगे उसमें उष्मा दोगे, उष्मा देने के पहले, उष्मा देने के पूर्व चूने का पानी दूधिया नहीं होता, क्योंकि उसमें अपक्रिया की अपक्रिया की दर शून्य होती है। कि अब उष्मा देने के पहले हीट करने से पहले उसमें कोई दर नहीं होता है, इसलिए अपक्रिया दर शून्य होती है, इसके लिए उसमें कोई चेंजअप नहीं होता। उष्मा देने पर अपक्रिया का दर अधिक होने से CO2 या उत्पाद बनता है। उष्मा देने पर मतलब ज़्यादा हीट करोगे आप, उष्मा देने से CO3 डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट करने के बाद अपक्रिया का दर अधिक होने से CO2 या उत्पाद बनता है CO2। आप लोगों को मैंने रिएक्शन बताया अभी, जैसे CaCO3 के साथ में आप जब रिएक्ट किए तो आपका क्या फॉर्म हुआ, देखो CaCO3 वापस मैं लिख देता हूँ आप लोग को, CaO फॉर्म हुआ और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, CO2 या उत्पाद, देखो इसको आप अभिकारक कहते हो, अभिकारक। ये चीज़ आपका होता है उत्पाद, क्या होता है आपका, ये चीज़ उत्पाद होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिए आप, ये चीज़ उत्पाद होता है, लेफ्ट साइड का अभिकारक होता है, राइट साइड का उत्पाद होता है। इससे पता चलता है कि अपक्रिया दर ये तापमान में मेजर करती है, तापमान बढ़ाने से अपक्रिया दर भी बढ़ती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह उत्पाद बनता है, क्या बनता है, CO2 या गैस जो है उत्पाद बनता है। आप लोग को मैंने बता के दिया रहा है, अगर एरो मार्क वाला रहेगा तो गैस रहेगा, जब अगर अगर अबोव डायरेक्शन में अगर इंडिकेट करता है एरो मार्क्स तो आपका गैस है, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन करता है तो आपका सॉलिड रहेगा, ठोस पदार्थ रहेगा। ओके, इससे पता चलता है अपक्रिया की दर ये तापमान में निर्भर करती है। इससे आपको गेट एन आइडिया क्या मिला कि जो अपक्रिया की दर है, जो लेफ्ट साइड का अपकारक है अपक्रिया की दर तापमान बनने में करती है, मतलब कि उसको जिस प्रकार आप हीट करते हो एक्चुअली उसको परिवर्तन करता है। तापमान बढ़ाने से अपक्रिया की दर भी बढ़ती है, और तापमान अगर आप बढ़ा रहे हो, हीट ज़्यादा कर रहे हो, तापमान जैसे ज़्यादा हीट पे कैलोरी पे, तो जो अपक्रिया की दर भी बढ़ जाती है ऑटोमेटिक। ओके, कंटिन्यू। अभी आप देखोगे उत्प्रेरक कैटालिस्ट, क्या देखोगे आप, कैटालिस्ट। उत्प्रेरक मतलब कैटालिस्ट होता है पोटेशियम क्लोरेट KClO3, ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर उसका अपघटन मंद गति से होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, जब पोटेशियम क्लोराइड का आप अगर क्या करो गर्म कर रहे हो, गर्म जब करोगे तो अपघटन मंद गति से मतलब धीरे धीरे गति से होगा। तो 2KClO3 है तो आप 2KCl लिख लिए, बरोबर, लिख लिए कि नहीं, देखो 2KCl, ये देखो ये बता रहा हूँ 2KCl, तो आपका हो गया O3 दिया ना, 2 आगे लिया है तो 3O2। अब बोलो सर 2O3 क्यों नहीं सकते, क्योंकि फॉर्मूला नहीं बनेगा ना, 2O3 ऐसे नहीं ले सकते, बैलेंस करोगे क्योंकि फॉर्मूला, क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या बोलता है, O2 ऑक्सीजन होता है, O2 ऑक्सीजन होता है, क्यों, इसकी वजह से। ओके,
O2 ऑक्सीजन होता है इसकी वजह से। तो आपने इधर क्या लिखो 3O2 लिखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, इसलिए मैंने 3O2 लिखा। अंडरस्टूड। कंटिन्यू। कणों का आकार छोटा करके अपक्रिया का तापमान बढ़ाने पर भी उपयुक्त अपक्रिया की दर नहीं बढ़ती। अगर कणों का आकार छोटा करके, कणों का आकार अगर मान लो छोटा कर रहे हो तो अपक्रिया का तापमान बढ़ाने पर भी, जो अपक्रिया है उसका तापमान बढ़ाने पर भी उसकी अपक्रिया दर नहीं बढ़ती। क्या? अगर तापमान छोटा कर रहे हो, अपक्रिया का तापमान बढ़ा रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ ध्यान में रखिए। जो कणों का आकार अगर छोटा करो मान लो, तो अपक्रिया का तापमान आपने जो लेफ्ट साइड का अपक्रिया है कैरक का, उसका अगर तापमान बढ़ा रहे हो तो उपयुक्त अपक्रिया की दर नहीं बढ़ती। फिर जो आपका अपक्रिया उसकी दर मतलब उसका रेट नहीं बढ़ता तभी भी। परंतु मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 की उपस्थिति में KClO3 की शीघ्र गति से अपघटन होकर O2 गैस मुक्त होती है। देखो मैग्नीज ऑक्साइड मतलब MnO2 मतलब मैग्नीज ऑक्साइड होता है, उपस्थिति में KClO3 का शीघ्र गति से अपघटन होकर, KClO3 शीघ्र गति से मतलब फटाक से अपघटन होकर O2 गैस मुक्त करती है। दोनों में कंपेयर आप कर रहे हो तो जो मैग्नीज ऑक्साइड है उसकी उपेक्षा में जो KClO3 है वो शीघ्र गति फटाक से अपघटन होकर O2 गैस मुक्त कर देती है। देखो जिस प्रकार आपको मैंने ये चीज़ आप लोगों को बता के दिया कि उसकी तरह इस क्रिया में MnO2 में किसी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। इस सब क्रिया में MnO2 में किसी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, कोई चेंजअप नहीं होता। ओके, पता जिनकी उपस्थिति मात्र से रासायनिक क्रिया की दर प्रवृत्ति होती है परंतु उस पदार्थ में किसी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, इस पदार्थ को उत्प्रेरक कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। ये पदार्थ जिनकी उपस्थिति में क्या, ये पदार्थ जिनकी उपस्थिति में मात्र से रासायनिक क्रिया का दर परिवर्तित होता है परंतु उस पदार्थ में किसी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। क्या जी, ये पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्र से रासायनिक अपक्रिया की दर परिवर्तित होता है, मतलब कोई बस दर या रेट कोई चेंजअप होता है, परिवर्तन होता है, परंतु उस पदार्थ में किसी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, केमिकल कोई चेंजअप नहीं होता, उस चीज़ को आप क्या करोगे, इस पदार्थ को उत्प्रेरक कहते हैं, कैटालिस्ट। ओके, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन होकर पानी व ऑक्सीजन निर्माण होने की अपक्रिया करने के तापमान मंद गति से होता है, परंतु यह अपक्रिया मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 को चूड़ लेने पर तीव्र गति से होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैंने आप लोग को चीज़ बता के दिया रहेगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में 2H2O2 क्या बता के दिया है मैंने, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड 2H2O2 है बरोबर, तो आपका इसमें क्या फॉर्म है 2H2O फॉर्म हुआ था और O2 फॉर्म हुआ था बरोबर। ये आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड देखो ये चीज़ आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। फाइन, विघटन होकर मतलब पानी का जो ऑक्सीजन निर्माण होने की अपक्रिया कमरे के तापमान पर मंद गति से होती है। अगर कमरे का तापमान है तो मतलब धीरे धीरे गति से होती है, बट अगर आप मैग्नीज ऑक्साइड के चूड़ लेने पर कर रहे हो, मैग्नीज ऑक्साइड का चूड़ लेने पर तो बहुत फास्ट हो जाता है, बहुत फास्ट रैपिड रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। ओके, इसे आप ध्यान में रखिए। ये कंपाउंड से एक चीज़ को विघटन करे, विघटन मतलब अलग करना। कंटिन्यू, ये चीज़ देखा, ये चीज़ आप पढ़ सकते हो। ओके, और आज के लेक्चर वीडियो में बस इतना ही। अगर मैं आप लोग को पढ़ा के दूंगा मोर और लॉन्ग वीडियो हो जाएगा और वो चीज़ आप लोग समझ भी नहीं पाओगे। ओके, एक्चुअली जो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो हम लोग क्या देखेंगे, ऑक्सीकरण और अपचयन मीन्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ओके, तो इसके बाद हम लोग जानकारी देखेंगे, मतलब ऑक्सीडेशन क्या करता है, गेन हो करता है या मोर करता है या कम ज़्यादा लेते हैं कि देते हैं, लेन देन क्या होता है, आदान प्रदान क्या होता है, एक्चुअली इसके बारे में देखेंगे। ओके, जो आपका एथिल अल्कोहल है, एसिटिक अम्ल है, एक्चुअली इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, और आप लोग किसी कुछ डाउट रहेगा बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो जो लाल वाला बटन है सब्सक्राइब कर रहे होगी, सब्सक्राइब करने से क्या होगा, एक्चुअली उस चीज़ को जो अगर मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ उस चीज़ का आपको गेट एंड नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे एक्चुअली इसकी वजह से। ओके, और आप लोग को कुछ डाउट रहेगा बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हो।